हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रमैन अकेडमी में। इस लेक्चर में हम ये जो अपना सीबीएसई का 2025 का पेपर आया है फिजिक्स का, उसका सेट थर्ड सॉल्व करेंगे। ये सेट थर्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्टेड टू एन आइडियल बैटरी कंज्यूम्स ए पावर पी। इफ द वायर इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स इनिशियल लेंथ, मतलब पहले लेंथ थी एल थी तो अब कितनी हो गई है 2L। तो देखो इस प्रोसेस में यदि वायर इस तरीके का है तो पहले जब आप उसकी लेंथ को डबल करोगे तो कहीं ना कहीं इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो आधा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगा। अब यहाँ से इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो आपकी करंट आने वाली है ना वो आ जाएगी I/4। करंट वोल्टेज आपका सेम है, इसका मतलब नई पावर जो आएगी वो आएगी V/I डैश, दैट इज वो आएगी P/4। ठीक है, तो P/4 इसका आंसर होगा। ए वर्टिकली हेल्ड बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉपर रिंग। इसके एक्सिस के अलोंग इसको ड्रॉप कर रहे हैं। कट इज शोन इन द डायग्राम। द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट इज, यहाँ पर देखो कट है, कट का मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनेगा, ये ओपन लूप बनाएगा। और ओपन लूप बनाने की वजह से इसमें जो, हालांकि इसमें यहाँ पर ये नॉर्थ की तरह बिहेव करना चाहिए था, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करनी चाहिए थी, लेकिन अभी ओपन लूप है, इसका मतलब करंट फ्लो करेगी नहीं, तो जो एक्सेलरेशन है वो जी रहेगा। अदरवाइज इसका एक्सेलरेशन आता है A<G, तो फिर ये बी ऑप्शन होता। थर्ड है कि ए स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इन एक्स डायरेक्शन along it a uniform magnetic field B 0.6 J cap plus 0.8 K cap. Tesla is switched on, magnetic field लगा दिया in the region. The force acting on 10 centimeter length of the conductor is, सिंपल यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं F=IL B sin थीटा से, या I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से, तो इसका आंसर आ जाएगा B। इसका फॉर्मूला लगेगा F=I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी ILB साइन थीटा, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज, AC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, इंडक्टर इन सीरीज, दोनों ये मतलब ये आपका LR सर्किट बनेगा। द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड इंडक्टर आर 8 वोल्ट एंड 6 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज, तो मतलब ये इसने जो दिए हैं ये पीक वैल्यू दी हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे रजिस्टर का है तो ये V0R है, तो ये तो कितना है 8 वोल्ट। कैपेसिटर ये सॉरी इंडक्टर का V0L कितना दे रखा है 6 वोल्ट। अब इसमें याद कीजिए आप, जब आप LR सर्किट लगाते थे तो जो V0 आता था वो आता था V0² सोर्स का, सोर्स की पीक वैल्यू वो आती थी V0R² प्लस V0L², दोनों को स्क्वायर करेंगे 64 प्लस 36 का रूट, यानी 100 का रूट, दैट इज 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। कुछ यहाँ पर अब देखो इसमें मिस्टेक ये कर सकते थे कि कुछ बच्चे सीधा ऐड कर देंगे, तो 8 + 6 कितना आ जाएगा 14, जो कि आंसर नहीं है। अब एक क्वेश्चन है कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर विद द सेम वेलोसिटी v इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B सच दैट v परपेंडिकुलर टू B, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ देयर पाथ्स विल बी, इसका 1/2 आंसर आएगा। इसमें आप वो अप्रोच लगा सकते हो कि उसको जो घूमने के लिए जो mv²/r चाहिए वो कहाँ से आ जाएगा, QV से। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी mv/QB। एक बार प्रोटॉन के लिए लगाएंगे तो प्रोटॉन का यहाँ पर मास आ जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा। अल्फा पार्टिकल के लिए R अल्फा आ जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी सेम है ही, चार्ज ऑफ अल्फा, मैग्नेटिक फील्ड भी तो सेम ही है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो 2He4 होता है। मीन्स क्या है, इसके अंदर दो प्रोटॉन का चार्ज है, तो जो अल्फा का चार्ज होता है Q अल्फा वो होता है +2E, जबकि प्रोटॉन का कितना होता है +E। तो एक तो ये फैक्टर दिमाग में रखना है दोनों को जब डिवाइड करेंगे। दूसरा इसमें ये है कि जो मास है अल्फा का वो अप्रोक्स 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है, तो इस फैक्टर को काटेंगे तो वो कट जो कैलकुलेशन है उसके पास आई थिंक 1/2 आंसर आएगा। ठीक है, चेक कर लेना इसको आप। टू कोहेरेंट वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी I0 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, दो कोहेरेंट वेव आ रही हैं, दोनों की इंटेंसिटी I0 है, स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं।
इस तरीके से आ रही हैं, आई नोट, आई नोट। एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन, एवरेज इंटेंसिटी, अब देखो दोनों का इसमें सेम है, तो आप जानते हो कि जो मैक्सिमा आता है उसकी 4 आई नोट होती है इंटर, यदि वो कंस्ट्रक्टिव बन रहा है तो, और यदि डिस्ट्रक्टिव बनता है तो उस वाले केस में 0 होता है। आपने नोट्स के अंदर पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने। एवरेज निकालने के लिए क्या करूँगी, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 आई नोट। वैसे भी देख सकते हैं कि बिफोर इंटरफेरेंस भी कितना आ रहा है, आई नोट प्लस आई नोट, ठीक है। तो जो एवरेज है वो अब 2 आई नोट ही आएगी, तो ये आंसर आ जाएगा आपका सी। सीरीज पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन दे रखा है, इक्विवेलेंट रजिस्टर हैं कनेक्टेड है, एन रजिस्टर कनेक्टेड कर रखे हैं, तो आर एस की वैल्यू आएगी एन इंटू आर, और पैरेलल में आप जानते हो कि ये कम हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर कैसे बनता है, गैल्वेनोमीटर से जब आप एमीटर बनाने जाते हो तो शंट रेजिस्टेंस लगाते हो, और वो कहाँ लगता है, पैरेलल में। एमीटर खुद सीरीज में लगता है, लेकिन जब उससे गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है तो पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस शंट कनेक्ट करते हैं, सी विल बी द आंसर। इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्सेज बिटवीन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी, तो सिंपल सी चीज़ है कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, और चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि सेम फोर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन के लिए है ये, तो आप जानते हो कि डी ब्रोगली से आप निकाल सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी क्या होता है √2 इंटू मास ऑफ ई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ इसकी ये काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन को दो प्लेटों के बीच में लगाया जाता है तो उसी की वजह से उसको एनर्जी जनरेट होती है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब पोटेंशियल डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, तो ए इंटू वी यानी 5, तो यहाँ पर कहने का मतलब 5 वोल्ट लगा हुआ है ये वोल्टेज, ये कितना लगा हुआ है 5 वोल्ट। इसका एक फॉर्मूला और था, इससे भी आप कर सकते हो डायरेक्ट, तो इसका आंसर आएगा आई थिंक ये 0.55 नैनोमीटर, ओके। कैलकुलेशन करके देख लेना आप। ए पीस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल फ्री टू मूव व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, इसका मतलब मूव्स ऑपोजिट टू द फील्ड। द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फोटोन की एनर्जी होती है पी सी, तो यहाँ से और ई इक्वल्स टू एच न्यू, तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी एच न्यू अपॉन सी। न्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1.3 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज अभी तक का जो पेपर है वो एवरेज है। असर्शन रीजन देखिए, असर्शन है ए होल इज एन एपरेंट फ्री पार्टिकल विद इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये एक्चुअली क्या होल क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो उसकी जगह वैलेंसी क्रिएट होती है, एपरेंट फ्री पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन है। ये होल इज नॉट नेसेसरली ए वैकेंसी लेफ्ट बिहाइंड बाई एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड, बिल्कुल है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो होगा, इसका मतलब नॉट नेसेसरी नहीं आएगा, यहाँ नेसेसरी आएगा, ठीक है। तो मतलब ए सही और आर गलत, इसका मतलब सी ऑप्शन। अगला देखिए, इन ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप द इमेज डज नॉट हैव क्रोमेटिक एब्रेशन। याद कीजिए कि टेलीस्कोप में जब प्रॉब्लम आ रही थी ना, जब मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस लगाते हो तो लेंस में क्या होता है कि जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो डिफरेंट कलर्स का यहाँ पर वेरिएशन आता है, इसको क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं अपन। तो उसको दूर करने के लिए इसको हटा के क्या लगाया गया था, इसको हटा के यहाँ पर एक आप इसमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज़ करते हो, मतलब एक मिरर यूज़ करते हो,
पैराबोलिक मिरर से हालांकि बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सही है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप द इमेज डज नॉट हैव क्रोमेटिक एबरेशन, बिल्कुल ठीक है। क्रोमेटिक एबरेशन अकर्स ओनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिल्कुल ठीक, थ्रू एन ऑप्टिकल मीडियम। दोनों स्टेटमेंट सही है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर मास नंबर इन द रेंज। ये 30 से 170 तक जब अपन जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। तो ग्राफ इस तरीके का आता था ऐसे। तो ये जो रेंज है इसमें ये कांस्टेंट रहती है बाइंडिंग एनर्जी अप्रोक्स, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। न्यूक्लियर फोर्सेज बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स फॉर मास नंबर इन द रेंज 30 to 170 आर नॉट शॉर्ट रेंज। देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कांस्टेंट है उसका रीज़न यही होता है कि यहाँ सेचुरेशन प्रॉपर्टी लगती है। मतलब यहाँ फोर्स क्या होता है, शॉर्ट रेंज होता है, वो केवल अपने नेबरिंग न्यूक्लियन से ही इंटरेक्ट करेगा कोई भी न्यूक्लियन। इसका मतलब नॉट नहीं आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था शॉर्ट रेंज। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगला देखिए, एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए था, गलत स्टेटमेंट है। एक्सरे कंसिस्ट ऑफ लो एनर्जी, नहीं, फ्रीक्वेंसी हाई होती है इसलिए हाई होते हैं, ये हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ सेक्शन बी में चल लेते हैं। देखिए, ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, प्लॉट ग्राफ शोविंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज वी, और वो बताना है कि इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अपन जब जानते हैं कि बैटरी कनेक्ट करते हैं तो जो टर्मिनल वोल्टेज अपने को मिलता है वो मिलता है EMF माइनस IR। अब इसका कंपेरिजन कर दो y इक्वल्स टू MX प्लस C से, तो m की वैल्यू तो आ जाएगी -R, यानी नेगेटिव स्लोप आएगा। x की वैल्यू है करंट, और जो y है उसकी जगह है वोल्टेज, और जो C है आपका इंटरसेप्ट आ जाएगा E। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। जब आप V और I का ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा नेगेटिव स्लोप के साथ। जब करंट को जीरो करेंगे तो आपको करंट जीरो करते ही V की वैल्यू E मिल जाएगी, मतलब ये जो पॉइंट है ये E से स्टार्ट करेगा। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपका पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एट रूम टेम्परेचर, yet the electron concentration is always greater than the hole concentration it। बिल्कुल ठीक है। इसमें एन टाइप अपन जानते हैं कि एन टाइप में पेंटावेलेंट की मिक्सिंग यानी डोपिंग की जाती है। उससे यहाँ पर जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ज़्यादा होते हैं, मतलब जो NE है वो ग्रेटर होता है NP से, बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब जनरेशन होगा, जनरेशन का मतलब जब इलेक्ट्रॉन टूटता है किसी बॉन्ड में से किसी, ठीक है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। जब वो वापस रिकम्बाइन होते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आके होल पे वापस मिलता है तो फिर वो बॉन्ड वापस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्सेस ऑफ ये आपके जो डोपिंग चार्ज कैरियर्स हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं, अमाउंट के अंदर अवेलेबल हैं। इसका मतलब फिर ये कह रहा है ना कि जेट द इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द होल कंसनट्रेशन इट, क्योंकि कुछ बनेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई पूरा ही कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, वो उनका अमाउंट ज़्यादा रहेगा। इस तरीके से आप लैंग्वेज बना के लिख सकते थे इसमें। तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लेजर बीम ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर एंड पावर 5 मिली वाट स्ट्राइक्स नॉर्मली ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह रहा है, एरिया दे रखा है, इट rebounds back from the surface, find the force exerted by the laser beam on the body। तो जो आपने इस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो फोर्स एक्सर्टेड किया जाएगा वो आएगा 2P/c, क्योंकि बेसिकली जो पावर का फॉर्मूला होता है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी यहाँ लेजर बीम है तो सी से चलेगा। अब ये परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग है, इसका मतलब यहाँ चेंज इन मोमेंटम आएगा, वो चेंज इन मोमेंटम वाले की फैक्टर की वजह से 2 का फैक्टर आ जाएगा, तो ये 2P/c से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 3.3 × 10⁻⁻11 न्यूटन। कैलकुलेट कर लेना। यहीं पर यदि एब्जॉर्बिंग आता ना कि परफेक्ट एब्जॉर्ब हो गया तो P/c से आंसर निकालते। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन फेस AB ऑफ प्रिज्म ABC, ठीक है, ये तो प्रिज्म वाला क्वेश्चन है, और इसमें वो रे डायग्राम बना था जो आपने नोट्स में पढ़ रखा है, इस तरीके से बना के करना था इसको। ये मतलब पूरा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ डेविएशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ सरफेस AB, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
Find the intensity at a point on the screen in Young's double slit experiment at which the interfering waves of intensity I naught each have a path difference of lambda by 3. एक में lambda by 2 आ रहा है, तो इसमें आप मैंने देख लेना, ये कुछ मैंने सोल्व किया था, आई नोट और 0 आंसर आ रहा था, चेक कर लेना आप। कुछ नहीं है, आपको पार्ट डिफरेंस दे रखा था, फेज डिफरेंस निकाल लो, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3, तो ये 2 पाई बाई 3 आ रहा है। 2 पाई मीन्स 360 अपॉन 3, तो ये आपका 2 पाई बाई 3 आ रहा है, ठीक है, 120 डिग्री है 2 पाई बाई 3। अब इसका इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था वो था कि आई जो रिजल्टेंट आती है वो आती है 4 आई नॉट, या जो आई है अब यहाँ पर एट विच द इंटरफेरिंग वेव्स ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 अपॉन 2। अब 5 की वैल्यू कितनी है इसमें, ये दे रखी 2 पाई बाई 3, तो 3 2 6, तो ये 360 अपॉन 6 कितना आ जाएगा 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो 4 आई नॉट बाई 4, दैट इज आई नॉट विल बी आंसर। ओके, दूसरे वाले केस में लैम्डा बाई 2 है, यहाँ जब आप लैम्डा बाई 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन 2, दैट इज़ पाई, और जब यहाँ पाई डालेंगे तो पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इंटेंसिटी 0 आ जाएगी दूसरे वाले केस में, ठीक है। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इन एयर इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें देखो ये फॉर्मूला लग जाएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इजिकल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर, इसे वी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ जाएगी, सोल्व कर लेना इसको। डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थ्योरेटिकल है, बिल्कुल डेरिवेशन टाइप है। इसके बाद है कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एरिया ए, कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल बैटरी ऑफ EMF V, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, तो सिंपल ये डेरिवेशन करना था, नोट्स में है ये सब कुछ, ठीक है, NCERT में आपके टीचर्स ने जो पढ़ाया होगा उसमें अवेलेबल है। लेंज लो, बिल्कुल थ्योरेटिकल, ये कोई रोड है एल लेंथ की रोटेट कर रही है, तो जो आप जानते हो कि इसमें जो EMF प्रोड्यूस होता है वो होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये वाला डेरिवेशन करके आना था आपको। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल, इस सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन करना था, ठीक है, जो सेल्फ इंडक्टेंस आता है ना एल, म्यूचुअल का पूछता तो कैपिटल M वाला करना था। उसमें याद है 5 = LI से स्टार्ट करते हैं, फिर वो सोल्व करते हैं। A ray of light is incident at an angle of phi on a parallel side glass slab of thickness small d gets refracted into the slab under the shift b minimum, ये डेरिवेशन करना था आपको इसमें कंप्लीट इसमें डेरिवेशन होगा। ये तो गाइगर मार्सन एक्सपेरिमेंट है, वो उसमें ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एंगल स्कैटरिंग, ऐसा कुछ ग्राफ आता है, वो ग्राफ बना के आना था, NCERT में बना हुआ है ये। इस वाले की बात करें तो इसमें आता है कि जो शिफ्ट आती है वो आती है टी डी इक्वल्स टू टी अप इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर। याद करो कि देखो इस तरीके से आप बनाओगे, यहाँ एक रे ऑफ लाइट आएगी, वो यहाँ नॉर्मल पे हिट करेगी, फिर वो अंदर रिफ्रैक्ट होगी, ये एंगल आर बनेगा, दिस एंगल इज़ आई, फिर ये अगेन रिफ्रैक्ट होगी, तो ये इधर जाना था, ये आएगा डी लैटरल शिफ्ट, ठीक है। इसकी थिकनेस टी जो मैंने लिए थिकनेस है, तो टी साइन आई माइनस आर अपन कोस आर, अब यहाँ से देख लो, ठीक है, कि डी कैसे मिनिमम कर सकते हो, एक तो टी कम कर सकते हो, अब टी को कम नहीं करोगे तो फिर आप इस पे कोस आर को बढ़ा दीजिए। अब कोस आर कैसे बढ़ेगा, कोस की वैल्यू कब बढ़ती है, जब एंगल छोटा होता है, तो ये आर आपको कम लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये जो मटेरियल है ना ये डेंसर होना चाहिए। ये क्यू वैल्यू की एक था कि अब क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्यू वैल्यू निकालते हैं कि जैसे इनिशियल मास माइनस फाइनल इंटू C²। अब इनका मास दे रखा था, देखो ये Ca6 कार्बन 12 दोनों को ऐड कर दो, ये मतलब 24 आ जाएगा, 24 माइनस नियोन का दे रखा है कितना 19.99, और हीलियम का, इन दोनों को ऐड कर दो, इसमें से जो भी आएगी वैल्यू यहाँ सब्ट्रैक्ट करके ये U बार आ जाएगा इंटू C², और U इंटू C² क्या होता है, कितना होता है, ये रहा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। सिंपल था बिल्कुल, 3 नंबर का बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। ये थ्योरेटिकल और ये एक वही डेरिवेशन टाइप है, ये भी एक थ्योरेटिकल है। कितने सारे डेरिवेशन देखो इसके अंदर। इसको बाद में करते हैं, अभी उस पर चल लेते हैं एक बार। केस स्टडी, केस स्टडी में दे रखा था कि एक सेमीकंडक्टर का था कॉन्सेप्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोनर इम्प्योरिटी। डोनर पेंटावेलेंट होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 दे देते हैं, एक एक्स्ट्रा रहता है। तो इसमें वो सीरीज आ जाएगी। देखो ये बैंगन आलू गाजर थैला, ये तो ट्राई वैलेंट आपके, ये तो एक्सेप्टर वाले हैं, एंटी में नहीं बचा है बस। गैप कितना होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ए पी एन जंक्शन ए लेयर ऑफ, जब फॉर्मेशन बनता है, इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज स्मॉल, ड्रिफ्ट करंट इज लार्ज। नहीं, ड्रिफ्ट करंट छोटी होती है, डिफ्यूजन ज़्यादा होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन मूव टू एन साइड इनिशियली। इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड, पी साइड में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होते हैं, ऑफ द जंक्शन मूव टू एन साइड इनिशियली। नहीं, ए लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन साइड। देखो होता क्या है इसमें, पी टाइप में यहाँ तो होल्स हैं ज़्यादा और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, होल इधर मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे तो एन साइड में क्या होते हैं, डोनर्स होते हैं, और पी साइड में क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। तो ये प्लस से माइनस की तरफ, ये चार्ज कैरियर फ्री स्पेस हो जाता है, फ्री स्पेस। इसका मतलब एन साइड वाले में पी पॉजिटिव की लेयर बनेगी, लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन साइड, लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन पी साइड अपीयर्स। ये आएगा इसमें आंसर। ठीक है, इसी की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और वही पोटेंशियल बैरियर बनाएगा। इन रिवर्स बाइस्ड पी एन जंक्शन द ड्रिफ्ट करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली एम्पियर। द अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन विड्थ डिक्रीजेज, इंक्रीज होती है ये तो। ड्रिफ्ट करंट भी माइक्रो की होती है। द करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज, इतना ज़्यादा नहीं होता, वो साफली करती है, ऐसे कांस्टेंट रहती है फिर करती है, तो ये भी नहीं है। अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन, हाँ क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस 10⁵, 10⁶ ओम के ऑर्डर का आता है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल होती है, तो फिर 50 का डबल 100। ये एक था इसका कैपेसिटर का। कैपेसिटर वाले में देखो कि अब ये क्या कर रहा है, इसने लेंथ डबल कर दी और एरिया हाफ कर दिया, ये वाला एरिया। तो अभी तो यही तो बचा, इसका मतलब इसमें C/4 आंसर आ जाएगा। इसने पूछ लिया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू बताओ, तो ये आ जाएगा, इसमें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, σ1 σ σp, ये डेरिवेशन में करवाया जाता है, मतलब NCERT में है इसका पूरा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ इसको अभी। An electric field is established between the plates of an air-filled plate, parallel plate capacitor PPC. The energy stored in the capacitor, V वॉल्यूम है यहाँ पर। देखो एनर्जी डेंसिटी होती है 12ε0E², और यदि मैं वॉल्यूम को ऊपर लेके जाऊँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास ये एनर्जी आ जाएगी 12ε0E²V। ठीक है, ये इसमें Q'/Q की वैल्यू आएगी 6। स्लैब दे रखी है, C/C0 पूछ लिया, 2K/K+1 आंसर आ जाएगा इसका। ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूरा लेवल डायग्राम बनाना है, ठीक है, जो आपके नोट्स में है। अब इसने पूछा है कि वो बताओ कि इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, ये U0 दे रखा है, माइनस का 1.5 सेंटीमीटर सामने रखा है, इसलिए माइनस। फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दे रखी है इसकी, F0 की वैल्यू दे रखी है 1.25 सेंटीमीटर। ओके, आई पीस है जो फोकल लेंथ, आई पीस की भी दे रखी है, FE कितने दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो UE FE के इक्वल होता है, UE = FE होता है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस, मतलब ट्यूब लेंथ निकालनी है तो V0 + UE होता है, वो V0 + UE। अब करना ये है कि पहले वाला जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके लिए लेंस फॉर्मूला लगा के वहाँ से V0 फाइंड आउट कर लेंगे,
1/v-1/u इक्वल्स टू 1/f से, और वहाँ से v नॉट निकालने के बाद उसमें सिंपल ये जो यू ई की वैल्यू है, यू ई किसके इक्वल है, एफ ई के, तो 5 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। हाइगेन्स प्रिंसिपल के बारे में एक्सप्लेन करना था। रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट प्रोपेगेटिंग बिटवीन द ग्लास, वेरीफाई स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन वाला करना था पूरा। यूज मिरर फॉर्मूला टू डिड्यूस दैट ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज। तो ये तो एक इमेज फॉर्मेशन का सवाल सीधा सीधा पूछ लिया 5 नंबर का। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी, डी निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा होगा आई थिंक। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय दिस, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसकी वैल्यू 1 लेके वर्क डन निकाल लेंगे। ए चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 कंसेंट्रिक होलो स्पेयर्स ऑफ रेडियस स्मॉल r सच दैट देयर सरफेस, ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, इसमें दिमाग लगाने वाला है ये। देयर सरफेस आर डेंसिटीज आर इक्वल, इसने कहा कि सरफेस आर डेंसिटीज इक्वल हैं, इस तरीके से सवाल है। स्मॉल r कैपिटल R, इसकी सिग्मा 1 मान लीजिए, इसकी सिग्मा 2 मान लीजिए, दोनों की डेंसिटी इक्वल है। इसका मतलब यदि पहले वाले पे चार्ज क्यू ए है तो उसका एरिया हो जाएगा 4πr², दूसरे वाले पे क्यू बी मान लें तो 4πR²। देखो ये रिलेशन आ गए यहाँ से, क्यू ए अपॉन क्यू बी की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R²। एक तो रिलेशन ये आ गया, एक ये है कि क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्यू ए प्लस क्यू बी की जो वैल्यू है वो क्यू के इक्वल है। 2 इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से एक बार क्यू ए निकाल लेंगे, फिर क्यू बी निकाल लेंगे और पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर कॉमन सेंटर पे यहाँ पोटेंशियल, ठीक है। तो इनफाइनाइट से लेके आएंगे तो यहाँ तक रखेंगे, होलो स्फेयर है, जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। दूसरे वाले केस में जितना यहाँ होगा सरफेस पे उतना ही यहाँ होगा, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, इसके अंदर और इसके इनसाइड में, ठीक है। तो बीच वाले रीजन में पूछता तो बाहर वाले की वजह से आता, लेकिन ये तो सेंटर पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेंटर पे तो होलो स्फीयर के अंदर सेंटर मतलब सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ये तो 0 आ जाएगा आंसर, पोटेंशियल निकल जाएगा। डाइपोल का सीधा सीधा दे दिया, इट्स इक्वेटोरियल प्लेन एंड स्पेसिफाई इट्स, तो Kp/r³ वाला जो डेरिवेशन है वो करना है। एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल r इक्वल्स टू 0 रखेंगे और फिर r ग्रेटर a, दोनों कंडीशन लगा देनी है, बीच में डेरिवेशन आएगा उसके अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ये, कैलकुलेट द नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड x की तरफ जा रहा है, tan x + 5i, उसकी डायरेक्शन इधर है, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ध्यान दीजिए उसमें x है, जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये। तो इस वाले सरफेस से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो यहाँ सरफेस, इससे फ्लक्स बाहर की तरफ ज़्यादा निकलेगा, यहाँ से एंटर कम करेगा तो नेट फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके, बाकी फेसेस से निकलेगा नहीं, क्योंकि बाकी फेसेस में सरफेस की डायरेक्शन ये आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री, और फ्लक्स अपन जानते हैं कि E.ds होता है, यानी E.ds cos 90 वाले सब में 0 हो जाएगा, ठीक है। राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन जनरेटर, जनरेटर की वर्किंग लिखनी थी, थोड़ा सा हटके पूछ लिया है इसने, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। रजिस्टर ऑफ 400 ओम एंड इंडक्टर ऑफ, ये इंडक्टर L दे रखा है, ये C दे रखा है, ये R दे रखा है। तो इसकी मैं वैल्यू लिख लेता हूँ पहले। L कितना है, तो XL कितना आएगा, XL होता है ओमेगा इंटू L। ओमेगा कितना है इसमें देखो,
V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी को छोड़ के ये ओमेगा है आपका, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई, तो 100 पाई इंटू वट इज़ एल 5/पाई, ये आ जाएगा 500 500 यहाँ पर आने वाला है ओम, ठीक है 500 ओम, ये एक्सएल आ गया। एक्स सी कितना आएगा, ये होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा दैट इज़ 100 इंटू पाई, वट इज़ सी हियर 50/पाई माइक्रो 10⁻⁻6, तो ये 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 5000, 3 0 इससे कट जाएंगी, 200 आ गया ये, ठीक है 200। अब इसमें ये पूछा था कि आरएमएस वोल्टेज बताओ इनके करस्पॉन्डिंग, और ये बताओ कि तीनों को जोड़ने से जो आएगा वो इस 140 से ज़्यादा आएगा, ठीक है ऐसे बताना है। तो पहले जेड निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए जो वी नोट आर होता है ना वो होता है आई नोट इंटू आर। अब आई नोट जब तक हमारे पास नहीं आएगा, आई नोट कैसे आता है, आई नोट आएगा वी नोट अपॉन जेड से, तो पहले जेड निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है इसको आप देख लीजिए, पहले मैं इसको हटा रहा हूँ अभी, इसको हटा देता हूँ। तो 500 500 और 200, 500 500 200, लिख लेता हूँ पहले एक बार 500, एक्सएल है 500 और एक्ससी है 200, ठीक है भाई ओके। जेड निकाल लेते हैं, जेड क्या होता है √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, तो 500 का स्क्वायर प्लस 500 माइनस 200 300, ओके ये आपका कितना आ जाएगा √25 + 9 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4 दैट 1 2 3 4, तो ये तो 100 तो बाहर आ जाएगा, √25 प्लस ये आपका कितना बचा, ठीक है 34। तो ये कुछ आया है मेरा जेड, जो भी आ रहा है आने दो इसको, इसको थोड़ा सा ठीक है इतना ही रहने दीजिए। इसके बाद आई नोट क्या आता है वी नोट अपॉन जेड, व्हाट इज़ वी नोट 140 अपॉन इसे डिवाइड कर देंगे 100, कट गया इससे, और ये आ रहा है 14/10√34, जो भी आ रहा है इसको आने दो। इसके बाद वी नोट आर की वैल्यू क्या आएगी आई नोट इंटू आर, आई नोट कितना है 14 थोड़ा सा अजीब सा तो आ रहा है, हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो, चेक कर लेना आप, ठीक है। तो ये आई नोट इंटू आर, आर कितना है 500, ये इस तरीके से कुछ आ रहा है। एक बार वो निकाल लेते हैं वी नोट एल, तो ये है कितना 14/10√34 इंटू एक्सएल कितना है 500, सेम ही आएगा फिर ये तो, और उसमें कितना आएगा 14/34 10 इंटू 200, ये काटेगा इसको 280/√34। एक बार मैं इसको कैलकुलेटर से करके देख लेता, इसमें थोड़ी सी एक कर दी मिस्टेक, ये 400 ओम है ना, तो ये 400 लेना था यहाँ पर, तो ये गड़बड़ हो गई अभी, तो दोबारा से इसको मैं करके, ये पूरा ही मतलब कैलकुलेशन पूरी गलत हो गई है, ओके क्योंकि जेड ही गलत आ जाएगा ना,
अभी देखिए जेड ये आ रहा है, ठीक है, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, इसको मैं चेंज कर लूँ। आई नॉट की वैल्यू आती है वी नॉट अपॉन जेड, तो वी आई ये कितना है अपना 140 अपॉन 500, ये कट गया, तो 14 अपॉन 50, इतना लेके चल लो इसको अभी, 14 अपॉन 50 एम्पियर। अब एक बार कर लेते हैं, ये अपना वी नोट आर कितना आने वाला है, तो आई नोट इंटू आर, तो 14 अपॉन 50 इंटू 400, 8 टाइम्स कट गया, तो ये तो 112 आ रहा है, ठीक है। वी नोट एल निकाल लेते हैं, आई नोट इंटू एक्स एल, आई नोट इज़ 14 अपॉन 50 इंटू वट इज़ एक्स एल, एक्स एल कितना था 500, तो अब देखो ये अभी परफेक्ट आ रहा है। ये तो आपका वी नोट आर आ गया, मतलब रजिस्टर के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम पीक वैल्यू है, ये उसकी आ गई 140, ये 56 आ गई। अब इनको तीनों को जोड़ के देख लीजिए, आंसर तो 140 से ज़्यादा आएगा ना, यही तो पूछ रहा है। और जो आपका वी नोट स्क्वायर होता है वो होता है वी नोट आर स्क्वायर प्लस वी नोट एल माइनस वी नोट सी का होल स्क्वायर। जब आप 140 में से 56 माइनस करेंगे तो उसके पास एक वैल्यू आएगी पर्टिकुलर, उसका स्क्वायर करके 112 के स्क्वायर में ऐड करेंगे तो वो इसके वी नोट स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब अपनी इक्वेशन परफेक्ट मैच कर रही है। तो इस तरीके से देखो ये सॉल्यूशन करना था इसका, ठीक है। इसके बाद क्या है इसमें, अब ट्रांसफार्मर की वर्किंग लिखनी थी, ये तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये था अपना इस पेपर का एनालिसिस। बाकी बोर्ड के आंसर की आएगी, उसमें देखते हैं फाइनल आंसर की क्या आती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।